नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, यूपी जीआईसी परीक्षा के दृष्टिकोण से हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसमें कि हम हिंदी विषय से पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिनको देखने के बाद आपके मन मस्तिष्क में आएगा कि हमने ऑलरेडी इन प्रश्नों को कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भी हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा लगता है कि लगभग 90% क्वेश्चंस पढ़े हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन हम कुछ असावधानियों की वजह से, कुछ जल्दीबाजी की वजह से आते हुए प्रश्नों को गलत कर देते हैं। लेकिन अंतिम समय में जब आप अपने को मानसिक तौर पर परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, तो किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए हमें प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर रखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी जीआईसी में सब्जेक्ट में 80 और जीएस के कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीएस का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आमतौर पर यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रवक्ता परीक्षाएं कराई जाती हैं, उसमें जीएस के लगभग 30 प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर जीआईसी में 40 प्रश्न और हिंदी में जीआईसी में जीएस में 40 प्रश्न और सब्जेक्ट में आपके 80 प्रश्न हैं। तो हमें दोनों पर फोकस करके जाना पड़ेगा। जहां तक सब्जेक्ट की बात है, विद्यार्थी इसमें कोशिश करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करें। कई विद्यार्थी 80 में से 70 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं, कई विद्यार्थी 65 भी कर सकते हैं। सबकी अलग अलग क्षमता है और वो दिन है, वो समय है कि जिस पे आप टिक कर रहे हैं वो आपका आंसर सही हो रहा है। तो यूं ही आंसर सही नहीं होते हैं, बल्कि उसके लिए आपकी जो विशेष रणनीति होती है, विशेष सावधानियां होती हैं और विशेष आईक्यू लेवल के हिसाब से आप वहां पर सही करने का प्रयास करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इन परीक्षाओं में कुल 1/3 अंक आपके माइनस मार्किंग भी। तमाम विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि कितना प्रश्न हम सही कर देंगे तो 15 गुना में आ जाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि कम से कम हिंदी जैसे विषय में 75% क्वेश्चन सही करने का प्रयास कीजिए। और अगर हम जीएस जैसे पार्ट की बात करें तो इसमें कम से कम 60%, यहाँ पर हमने प्रतिशत की बात की हुई है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इतना आप करते हैं तो सेफ जोन में रहेंगे। और बाकी क्वेश्चन पेपर के लेवल के हिसाब से आपको आंसर देना है। आपको पेपर देखने के बाद ही पता चल जाना चाहिए कि पेपर हार्ड है या फिर मीडियम में है या फिर हमें सावधानी के साथ करना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पेपर देखने के बाद ही स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो चलते हैं, हम कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पर संकलित किया है इस उम्मीद के साथ कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इसमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको दिखाई देंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द होगा। प्रत्यागत, आगत, अगत, वापस। लौट कर आया हुआ वाक्य के लिए एक शब्द होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रत्यागत। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की व्याख्या विषयक अनुमितिवाद का संबंध किससे है? अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक। तो आप देख रहे हैं कि रस सूत्र तो भरत मुनि ने दिया था और हमने रस पढ़ाते हुए आप सभी को बतलाया था कि रस सूत्र में किन किन भावों की चर्चा की गई है। लेकिन आगे चलकर इस रस सूत्र की व्याख्या 4 आचार्यों ने की और संयोग से उन चारों का नाम इस विकल्प में है। हमें बताना है अनुमितिवाद का संबंध किससे है? सही जवाब है ऑप्शन डी, शंकुक। प्रिय विद्यार्थियों, आगे के दृष्टिकोण से जरूर रखिए, याद रखिए कि अभिनव गुप्त ने व्याख्या करते हुए क्या इसको कहा। ठीक है, भट्टनायक ने क्या कहा, और भट्टनायक का एक और रोल रहा है, खासतौर से जो साधारणीकरण की हम बात करते हैं। ये सभी चीजें विकल्प देखते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब देखने के लिए एक प्रश्न था ये, लेकिन यहाँ पर कम से कम आप देख रहे हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। और यही नहीं, रस सूत्र की व्याख्या तो इन आचार्यों ने की,
साथ में इन्होंने दर्शन को भी आधार बनाया, जिसको कि कभी हम फार्मूला के रूप में कि मीमांसा, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और शैव दर्शन के हिसाब से रस सूत्र की व्याख्या भी की गई। तो किसका किससे क्या संबंध रहा है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर शंकु का एक और इनसे सवाल पूछा जाता है, चित्र तुरंग न्याय का सम। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पर हमने इस प्रश्न में लगभग 10 नए प्रश्नों को भी जोड़कर देखा है और इसी तरीके से आपको अध्ययन करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में निर्निमेष शब्द का अर्थ है जिसकी कोई संतान न हो, जिसकी कोई आकांक्षा न हो, जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो, बिना पलक झपकाए। तो निर्निमेष का मतलब है कि एकटक देखना, यानी कि बिना पलक झपकाए किसी चीज को देखना। जैसे आप सभी वीडियो लेक्चर भी देख रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी निर्निमेष भाव से देख रहे होंगे, लगातार एक नजर बनाए होंगे, उनको पता भी नहीं चल रहा होगा कि उनकी पलक झपक रही है कि नहीं झपक रही है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी आप निर्निमेष को महसूस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पेषित कृषकों की आवाज थे। यह कथन किसका है? नगेंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और निष्पेषित कृषकों की आवाज थे। यह कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूट से संबंधित यहां पर प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ उपभाषाएं दी गई हैं और दूसरे तरफ बोलियां हैं। गढ़वाली, मेवाती, अवधी, कौरवी। जैसे ही हमने इन बोलियों का नाम लिया, आपके दिमाग में उपभाषाएं अपने आप छप गई होंगी। बस मिलान करना है यहाँ पर। जैसे पूर्वी हिंदी की जब भी बात की जाएगी, अवधी, ए का 3। आप देख रहे हैं कि ए का 3 यहाँ पर 2 जगहों पर है, तो एक राउंड और आपको चल रहा है। जैसे कि पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, बी का 1, यानी कि सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। आगे आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती। तो यहाँ पर तो केवल एक छोटा सा सवाल पूछा गया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कम से कम 5 बोलियां हैं, उनको जरूर आप ध्यान में रखिए। राजस्थानी हिंदी में भी 4-5 बोलियां हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाएगा, आप आराम से अपने एग्जाम हॉल में बता देंगे। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पैरों में पंख बांधकर, गोरी नजरों में हम, लोहे की दीवार के दोनों ओर, यादें यूरोप की। तो देख रहे हैं कि अन्य गद्य विधाओं से संबंधित यहां पर सवाल है। पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, गोरी नजरों में हम, प्रभाकर माचवे, लोहे की दीवार के दोनों ओर, यशपाल, यादें यूरोप की, धर्मवीर भारती। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। ठीक है, ए का यहां पर 2 हो गया, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो गया। तो इस तरीके से सुमेलित तो हमने हल कर लिया, लेकिन मान लीजिए ये 1 लाइनर में क्वेश्चन आ जाए कि पैरों में पंख बांधकर, गोरी नजरों में हम, लोहे की दीवार के दोनों ओर, यादें यूरोप की, और विकल्प में अलग अलग नाम रहे तो भी आप बता देंगे। अगला प्रश्न है, खोज की पगडंडियां एवं खंडहरों का वैभव यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं मोहन राकेश, मुनि कांति सागर, राहुल साकृत्यायन, अज्ञेय। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, मुनि कांति सागर के यात्रा वृत्तांत है, खोज की पगडंडियां और खंडहरों का वैभव। प्रिय विद्यार्थियों, हमने डॉक्टर नगेंद्र आधारित हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक पर अन्य गद्य विधाओं पर आपसे विस्तार से चर्चा की हुई है और लगातार उस सीरीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जरूर देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाकर बहुत काम वाले वीडियो लेक्चर्स। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ध्वनि वर्ग और उदाहरण दिए गए, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, ये सब दिया गया है।
अब इसको आप अगर कोई एक भी जान रहे हैं इसमें से, मान लीजिए आप जान रहे हैं कि जो ल है वो क्या है, पार्श्विक है, तो डी का 4, तुरंत आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे और बाकी को भी आप मिला लेंगे। एक आपका संघर्षी हो गया, स, श, श और ह, जिसको कि हम कई बार उष्म भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। स्पर्श संघर्षी में आपको च, छ, ज, झ और इसमें क से लेकर म तक का जो है उसमें शामिल है। नासिक के अंतर्गत है य, अंग्य, न, म, जिसको कि हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हर एंगल से आपको देखना है और फिर सही उत्तर तक पहुंच जाना है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट करना है, न कि हमेशा नए प्रश्नों की खोज में रहना है। नए प्रश्न, अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 5 से 10 नए क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। मान लीजिए आप 80 क्वेश्चन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको आते रहेंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए कठिन हो सकते हैं। कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए, जो 2026 में अभी तक संपन्न हुए हैं, लगभग पेपर का स्तर सामान्य से मध्यम और फिर कठिन तक होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ इत्यादि बहुत हाई जा रही हैं, जो हमने अनुमान लगाया उससे भी ज्यादा कट ऑफ जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है। चाटुकारी करना, बुद्धि नष्ट होना, बहाने बनाना, अपना मतलब निकालना। अगर मगर करना एकदम से मनुष्य के व्यावहारिक जो पक्ष है उसी से एक क्वेश्चन बना हुआ है। कई बार हम कामों को लेकर बहाने बनाते हैं, अगर मगर करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, बहाने बनाना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पत्रिकाओं का नाम दिया गया है निकष धर्मवीर भारती, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह। तो सही जवाब है जो कि सुमेलित नहीं है, हमें फोकस करना है नहीं पर। तो दस्तावेज जो है वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने इसका संपादन किया था, जबकि रामचंद्र तिवारी यहाँ पर नाम लिखा गया है। बाकी आगे के लिए ध्यान रखिए, निकष अगर आ जाए धर्मवीर भारती को ध्यान रखना है। नई कविता, ये स्वतंत्र रूप में भी सवाल पूछा जा सकता है कि नई कविता के संपादक कौन है? जगदीश गुप्त है। और आलोचना के संपादकों में नामवर सिंह का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है, हालांकि इससे कई आलोचक जुड़े हुए हैं। तो आलोचना पत्रिका वर्तमान में भी निकलती है, आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में कौन इसके संपादक हैं। इनमें से काव्य प्रयोजन विषयक कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो काव्य प्रयोजन से संबंधित यहाँ पर हमें बतलाना है कि कौन सा युग्म जो है अशुद्ध है। आनंदवर्धन, प्रीति, रुद्रट, कांता के समान हितकर उपदेश, भाम, अर्थ धर्म काम और मोक्ष का ज्ञान, वामन, आनंदानुभूति तथा कीर्ति। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है, जो कि अशुद्ध है। यहाँ पर रुद्रट न होकर मम्मट का नाम आपको ध्यान में रखना है। और आगे की परीक्षा के लिए, यानी कि जिन भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, कम से कम मम्मट के काव्य प्रयोजन के जो 6 तत्व हैं या फिर 6 विषय वस्तु पर उन्होंने विचार किया है, उसको ध्यान में रखिए। काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर चित्ते कांता समिते उपदेश युजे। तो ये श्लोक आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अभी पूछा गया है कि कांता के समान हितकर उपदेश, रुद्र से जोड़ दिया गया। हो सकता है कि आगे एग्जाम में पूछा जाए कि मम्मट का काव्य प्रयोजन नहीं है। तो जब तक 6 तत्व आपको ध्यान नहीं रहेंगे, आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो समय रहते जरूर ध्यान में रखिए। इनमें से काव्य लक्षण विषयक कौन सा युग्म अशुद्ध है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक, शब्दार्थ सहित काव्यम भाम, अरितिरात्मा काव्य से आनंदवर्धन। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब बल्कि यहां पर आपको वामन याद रखना है। आनंदवर्धन ने ध्वनि को
केंद्र में रखते हुए अपना सिद्धांत दिया हुआ है। बाकी सभी को आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए यहाँ पर जगन्नाथ का पूछ लिया गया, हो सकता है कि आगे के एग्जाम में वाक्यम रसात्मकम काव्यम वाला आ जाए। ठीक है, तो हर एंगल से आपको देखकर जाना है। सारी चीजें आपके इस चैनल पर उपलब्ध है, बस जरूरत है अपने अंदर दृढ़ संकल्प लाना, अपने को अनुशासित करके मन लगाकर पढ़ने की। अगला जो प्रश्न है, मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, रांगे राघव, उपेंद्र नाथ अश्क। तो मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव। सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आधे अधूरे, मादा कैक्टस, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। तो देखिए, आप जब भी एग्जाम हॉल में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हल करने में मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनको हल करने में 3 मिनट भी लग सकता है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कि 3 मिनट हमने फला क्वेश्चन पर बर्बाद कर दिया। हो सकता है कि 3 मिनट तक आप जुझारूपन वहां पर अपना दिखा रहे हो। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको कि रंगने में सावधानी रखना है। हाल फिलहाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, तमाम विद्यार्थियों के एक कॉमन प्रश्न के रूप में है या फिर समस्या के रूप में कि मैं रंगना चाहता था कुछ और रंगा गया कुछ। तो ये तो आपके हाथ की कंट्रोलिंग जो पावर है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कई बार हमने देखा है कि ओमार इतना मतलब घना होता है, क्योंकि हम भी इस प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं और 1-2 क्वेश्चन सबके लगभग गलत ही हो जाते हैं रंगने में। कई बार तो चक्कर आने लगता है कि जो मैं रंग रहा हूं वही है या फिर कौन है। तो पहले आप थोड़ा सा हल्का सा रंगिए, मतलब रंगने का मतलब कि ऐसे इसको पिन कर दीजिए कि क्या मैं सही रंग रहा हूं। अगर वो गलत आप रंग रहे हैं तो फिर सुधार कर लीजिए। ये कुछ चीजें हैं जो कि क्वेश्चन हल करते समय प्रेशर तो होते हैं, लेकिन उन प्रेशर से आपको बाहर निकलना है ताकि बाद में आप ये अफसोस न करें कि हमने ध्यान नहीं रखा था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, मादा कैक्टस, जिसको कि आप जानते हैं कि मुद्रा राक्षस ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ नामवर सिंह का नहीं है? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद। तो नामवर सिंह का नहीं है, हमें यहां पर बतलाना है। ध्यान रखना है कि नहीं पर हमें फोकस करना है। एक चीज आप सभी इसको थोड़ा सा और कंफर्म कर लेंगे कि श्री लाल शुक्ल का भी तो नहीं है इसमें। श्री लाल शुक्ल ने भी लिखा हुआ है इसी टाइप का कुछ। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफर्म कर लेंगे, मैं वैसे कमेंट में लगा दूंगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि कौन सा आलोचना ग्रंथ नामवर सिंह का नहीं है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, जो कि रांगे राघव द्वारा लिखित है। अब बाकी जितना भी आप देख रहे हैं, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामवर सिंह और छायावाद नामवर सिंह। तो किताबों के नामों को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि आ गया हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग या फिर योगदान, ठीक है, या फिर भूमिका, ऐसे 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, या फिर परिचय, इस टाइप से कुछ बनाया जा सकता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नाम से पुस्तक है, योगदान नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, 16 साहित्यकारों के बारे में लिखी गई संस्मरणात्मक रचना लौट कर आना नहीं होगा के लेखक हैं? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, कांति कुमार जैन, मनोहर श्याम जोशी, विद्यानिवास मिश्र। तो 16 साहित्यकारों के बारे में एक संस्मरणात्मक रचना लिखी गई, लौट कर आना नहीं होगा। इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, कांति कुमार जैन। परिंदे कहानी के लेखक हैं? परिंदे कहानी के लेखक बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। ऑप्शन दिया गया राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर। सही जवाब है ऑप्शन बी, निर्मल वर्मा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, कई तथ्य है नई कहानी परिंदे से कि नई कहानी की पहली कहानी है, इसका प्रकाशन कब हुआ,
ठीक है, इस संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित हैं, इसको भी पूरा ध्यान रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर सवाल पूछा गया कि परिंदे कहानी के लेखक कौन है, ये तो बहुत आसान सवाल था, लेकिन आगे चलकर कि इसको पहली नई कहानी कौन माना, ठीक है, कब प्रकाशन हुआ, इस कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियों का संकलन किया गया है, ये तथ्य थोड़े से अंदर के, तो आपको ध्यान रखना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पत्रिकाओं का नाम दिया गया और उनका प्रकाशन वर्ष है। उदंत मार्तंड, बंगदूत, बनारस अखबार, समाचार सुधा वर्षण। तो सबसे पहले उदंत मार्तंड सन 1826 में, ए का 4, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन पहला यहां पर सही हो रहा है, ए ऑप्शन। बंगदूत 1828, बनारस अखबार 1844 और समाचार सुधा वर्षण 1854 में। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन अखबारों के संपादक कौन हैं, किस टाइप के ये अखबार थे, ठीक है, मतलब कि साप्ताहिक थे कि मासिक थे कि क्या थे, और दैनिक भी आपको ध्यान में रखना है, समाचार सुधा वर्षण, और इनके संपादकों को तो बिल्कुल ध्यान रखना है, और बाकी आपने प्रकाशन वर्ष यहां पर देख लिया। निम्नलिखित संप्रदायों को प्रवर्तित करने वाले आचार्यों के नामों की उनके संप्रदाय को सुमेलित कीजिए। तो जैसे भामा का नाम लिया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए संप्रदाय का नाम, भामा, कुंतक, वामन, आनंदवर्धन। भामा अलंकार संप्रदाय, 1 का 2, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो रहा है। कुंतक वक्रोक्ति, वामन रीति, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय। तो सुमेलित वाले तो ये प्रश्न है, लेकिन वन लाइनर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भामा ने कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है, कुंतक के ग्रंथ का क्या नाम है, वामन के ग्रंथ का क्या नाम है, आनंदवर्धन के ग्रंथ का क्या नाम है, और ये भी ध्यान में रखना है कि इनका समय क्या रहा है। कई बार समय भी पूछ लिया जाता है। छायावादी काव्य मध्ययुग की काव्य धारा से प्रमुखतः इस अर्थ में भिन्न है कि वह किसी क्रमागत संप्रदायिक कृति या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता। यह किस आलोचक का कथन है? रामचंद्र तिवारी, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, नंदुलारे वाजपेयी का यह कथन है कि जो छायावादी काव्य है मध्य युग की काव्य धारा से इस अर्थ में भिन्न है कि यह क्रमागत संप्रदायकृति या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता। जिसे कई बार हम पढ़ते हैं कि जो मध्य काल है या जिसको कि हम भक्ति काल कहते हैं, ये पूरे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। लेकिन जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो उसमें जो आधुनिक काल में स्वर्ण काल है वो है छायावाद। लेकिन अंतर क्या है कि भक्ति काल में साधना परिपाटी का अनुगमन किया गया है, अनुकरण या अनुसरण जो भी कह सकते हैं किया गया है, लेकिन छायावाद में इस तरीके का नहीं दिखाई पड़ता है। यही कहना है नंदुलारे वाजपेयी का। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश। तो आप देख रहे हैं कि ग्रंथों का नाम दिया गया है, आचार्यों का नाम है नाट्य शास्त्र आचार्य भरत, काव्य अलंकार दंडी नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि भामा ने लिखा है, इसी तरीके से रुद्रट ने भी लिखा हुआ है, ठीक, और दंडी ने लिखा है काव्यादर्श। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ और काव्य प्रकाश लिखा आचार्य मोहम्मद। तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, चूंकि हमें बतलाना है कि सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि समूह महाप्राण है? तो जब महाप्राण की बात आ रही है तो आपके दिमाग में अल्प प्राण, इसके अलावा सघोष जिसको कि हम घोष भी कहते हैं, अघोष, ठीक है, ये सब आ जाने चाहिए कि प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से वर्ण जो हैं वो अल्प प्राण है, कौन सघोष है, कौन अघोष है, क्योंकि हर बार एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं। जैसे यहां पर बना महाप्राण, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी 24 जो वर्ण है, 2 और 4, वो महाप्राण के अंतर्गत है।
तो इसमें आप इसको नोट कर सकते हैं कि दूसरा और चौथा कौन कौन है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, ख झ थ भ। वैसे आप देखेंगे जैसे कि च छ ये हो जा रहा है, फिर इसमें आप देखेंगे कुछ कुछ इसमें अलग अलग है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। अब जब महाप्राण 24 है तो अल्प प्राण 1 3 5 हो जाएगा। अघोष क्या है, 12 है। सघोष क्या है, 345 है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। हमने कई बार आप सभी को बताया हुआ है और उम्मीद करता हूं कि आप अपने दिमाग में रखे होंगे। अगला जो प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादित शब्द काव्यम कथन किस आचार्य का है। आपने देखा कि यह प्रश्न सुमेलित में भी आया था, अभी प्रैक्टिस सेट में हमने हल कराया तो सुमेलित में भी आया था और यहां पर वन लाइनर में भी आ गया। तो मान लीजिए कि आपने एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन को देख लिया, अगर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का हो गया तो आपका 4 नंबर तो ऐसे ही हो गया सुमेलित से ही। तो किसका है, ऑप्शन दिया गया है मम्मट, जगन्नाथ, दंडी, विश्वनाथ। सही जवाब हो गया पंडित राज जगन्नाथ। उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कौन किस समय का है, किसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सब कैलकुलेशन चलते रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण के संबंध में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। वीरगाथा काल, संधि काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, आदि काल। आसान तरीके का प्रश्न है, भले ये सुमेलित है लेकिन हमें वन लाइनर के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान रखना है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, तो डी का 1 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा। चारण काल यहां पर ग्रियर्सन ने भी कहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जिस नामकरण की बात की जा रही है, काल विभाजन की बात की जा रही है, तो ग्रियर्सन को कैसे भूला जा सकता है, आप लोग भी याद करके रखे होंगे। ठीक है, राहुल साकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन यहां पर डी हो रहा है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल ध्यान में रख ली, इन्होंने कुल 12 ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल का, खासतौर से इसमें रासो ग्रंथों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। उन 12 ग्रंथों को जरूर अपने दिमाग में रखिए, और अगर नहीं दिमाग में आ रहा हो तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित आपको पढ़ाया भी है, पुस्तक भी लिखी हुई है, प्रैक्टिस सेट भी कराया है। जो पुराने विद्यार्थी होंगे, जो सिंसियर विद्यार्थी होंगे, और जो जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सन 2026 में, सब में अच्छा परफॉर्मेंस किए होंगे, वो निश्चित तौर पर इस चैनल पर उपलब्ध कम से कम इतिहास ग्रंथ पर आधारित मूल किताबों का अध्ययन जो हमने कराया है उसको पढ़ा होगा। नए विद्यार्थियों के लिए मैं आग्रह करूंगा कि तमाम भ्रांतियों को छोड़कर इस चैनल पर उपलब्ध जितनी भी सामग्रियां उनको अपने दिमाग में रखें, उनको पढ़ें, अपना नोट्स बनाएं और प्रसन्नचित्त रहें। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है और सही कूट तक पहुंचना है। रेखाएं बोल उठी, माटी की मूर्तें, जाने अनजाने, भूले हुए चेहरे, ये कृतियां हैं। रचनाकारों का नाम दिया गया, देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो हमें मिलान करना है। तो आप देखेंगे कि बहुत इजी इसका मिलान है, यहां पर कोई इसमें वेरिएशन नहीं है। ठीक है, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी, माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी, जाने अनजाने, विष्णु प्रभाकर, भूले हुए चेहरे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो सुमेलित तो है, लेकिन हमें वन लाइनर के दृष्टिकोण से भी इसे ध्यान रखना है। इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, आप देखेंगे कि 5 से 10 क्वेश्चन आपके लिए कठिन होंगे, कोई भी एग्जाम देने आप जाइए, बाकी आपके सब रिपीट, रिवाइज, मिलते जुलते क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रवर्तक कवि एवं उन्हें मान्यता देने वाले आलोचकों के युग्म में कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो यहां पर हमें बताना है, असाइयत डॉक्टर भगीरथ मिश्र, मुल्ला दाऊद राम कुमार वर्मा, कुतुबन रामचंद्र शुक्ल, ईश्वरदास
हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो अशुद्ध है वो कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन ए। असायद जो है भगीरथ मिश्र ने नहीं माना है, बाकी मुल्ला दाऊद, कुतुबन और ईश्वर दास से संबंधित जो आलोचकों के नाम है अब वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मधुकर के रेखा चित्र विशेषांक 1946 का संपादन करने वाले विद्वान का नाम है। तो ऑप्शन दिया गया है प्रकाशन गुप्त, शिव पूजन सहाय, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। सही जवाब है ऑप्शन सी, बनारसी दास चतुर्वेदी। जहां शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ गया हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास, श्लेष, यमक, उभय अलंकार। तो जहां शब्द और अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसको हम बोलते हैं उभय अलंकार। सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास राम कथा से संबंधित नहीं है? नरेंद्र कोहली ने महाभारत को आधार बनाकर राम कथा को आधार बनाते हुए कई उपन्यास लिखे हुए हैं और हमने पीएचडी के लिए नए टॉपिक्स आपको जब मैं सुझाव दे रहा था तो इसमें नरेंद्र कोहली के कई उपन्यासों या रचनाओं का नाम हमने उल्लिखित किया हुआ है। तो कौन सा है जो राम कथा से संबंधित नहीं है, हमें बतलाना है। महासमर, संघर्ष की ओर, दीक्षा, अवसर। तो राम कथा से संबंधित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए, महासमर, जो कि महाभारत की कथा पर आधारित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रचना दी गई है मेरी आत्म कहानी, मेरा जीवन प्रवाह, अपनी खबर। नाम दिए गए हैं रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वियोगी हरि। तो अपनी खबर पहले हम मिलाते हैं। डी का 3 आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो रहा है, यानी मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास का, मेरा जीवन रामविलास शर्मा, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। प्रिय विद्यार्थियों, सुमेलित का है, वन लाइनर में इसमें से कोई भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो बिल्कुल आप इनको काकचेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से जरूर अपने मन में रखिए। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है सोना, हिमालय, मधुरता, बालिका। तो भाववाचक संज्ञा जिसमें कि कोई भाव के बारे में चर्चा की गई हो। सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुरता। छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। मुक्तक और गीत शैली का न्यूनतम प्रयोग, प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, प्रतीकात्मकता। तो छायावादी काव्य जब आप पढ़ेंगे, उसकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे, तो सबसे पहली प्रवृत्ति आप देखेंगे कि प्रेम का चित्रण, नारी सौंदर्य, बिल्कुल सही है। प्रतीकात्मकता भी है। इसमें प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। खासतौर से जब नवीन अलंकारों की बात की जाती है तो जो मानवीकरण अलंकार है उसके लिए यहाँ पर यह संकेत किया गया है। मुक्तक और गीत शैली का न्यूनतम प्रयोग किया गया है, बात बिल्कुल गलत है। जहां मुक्तक की बात करें तो मुक्त छंदों की बात की गई है जिसमें निराला का नाम आता है। गीत शैली की बात करें तो महादेवी वर्मा का नाम आता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पथ के साथी, प्रकाशन वर्ष दिया हुआ है, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, हमें बतलाना है मेरा परिवार। और एक चीज आप देखेंगे कि जितनी भी रचनाएं हैं सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं। ठीक है, 1972 में मेरा परिवार का प्रकाशन हुआ। बाकी पथ के साथी 1956, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 है। आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से इन रचनाओं को और प्रकाशन वर्षों को आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से एक का संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से है। मगही, मैथिली, बघेली, भोजपुरी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन से हिंदी की उपभाषा विकसित हुई है? तो वो है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन है? आप देख रहे हैं कि बघेली, जिसको कि मैं कई बार आप सभी को बतला चुका हूं। ABC
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। लेकिन आप देख रहे हैं मगधी, ठीक है, मगही जो है वो मागधी अपभ्रंश से है। मैथिली, मैथिली जो आप देखेंगे कि ये भी किससे है, ये भी मागधी अपभ्रंश से, और भोजपुरी भी मागधी अपभ्रंश से। चूंकि ये तीनों किससे जुड़ी हुई हैं, बिहारी हिंदी से जुड़े हुए, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसाद मूलतः कवि थे, उनका कवित्व उनके नाटकों में विशेष रूप से एवं उपन्यासों और कहानियों में सामान्य रूप से परिलक्षित होता है। उपरोक्त पंक्ति किस विद्वान की है? हरदेव बाहरी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो ये एक तरीके से हाल फिलहाल की परीक्षाओं में नया क्वेश्चन रहा। सही जवाब है ऑप्शन ए, हरदेव बाहरी। इसके लिए आप हिंदी भाषा नामक जो हरदेव बाहरी की पुस्तक है उसको देख सकते हैं। केशर कस्तूरी कहानी के लेखक हैं शिवमूर्ति, नवनीत मिश्र, स्वयं प्रकाश, बलराम। केशर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, शिवमूर्ति। ध्यान में रखना है कि केशर कस्तूरी कहानी विधा में लिखित है। रीतिरात्मा काव्य से विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा कथन किस आचार्य का है? तो रीति से संबंधित यहाँ पर चीजें दी गई हैं, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि वामन इसका सही जवाब है। हालांकि विकल्पों में कंफ्यूज करने के लिए विश्वनाथ, भामा और मम्मट का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी आप देख रहे हैं कि सुमेलित वाले क्वेश्चन में कहीं कहीं पूछा गया था, जिसको कि हमने बतलाया कि रीतिरात्मा काव्य से आनंदवर्धन से जोड़कर बतलाया गया था, लेकिन यहाँ पर किससे है? वामन का। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी रीतिरात्मा काव्य से पूछ लेता है, कभी विशिष्ट पद रचना रीति से पूछ लेता है, कभी विशेषो गुणात्मा। 3 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें जो कि बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आगे आपके क्वेश्चन पेपर में ये दिखाई देंगे। निम्नलिखित में से एक हिंदी का स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं है। इया, नी, ई, या। तो इसमें कौन है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इया जो है वो हिंदी का स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं है। बाकी आप तीनों को देखेंगे ये सब स्त्रीलिंग प्रत्यय में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और एक तरीके से काव्य हेतु। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा इस प्रैक्टिस सेट में कि आपने काव्य प्रयोजन भी देख लिया, काव्य लक्षण भी देख लिया और काव्य हेतु की बारी आई है, उसको भी आप देख लेंगे। आनंदवर्धन, राजशेखर, आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक का नाम दिया गया है और इसमें हमें मिलान करना है। जैसे व्यंग्य भाव से द्वितीय तथा तृतीय उन्मेष में काव्य हेतु पर प्रकाश किसने डाला? केवल प्रतिभा पर बल किसने दिया? शक्ति, प्रतिभा और व्युत्पत्ति की बात किसने की? शक्ति, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास की बात किसने की है? आमतौर पर 3 काव्य हेतुओं को माना जाता है, जिसमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 काव्य हेतु हैं। उन्हीं में से इधर उधर घुमा फिराकर बताना है। राजशेखर, बी का 2 यहाँ पर जिसमें होगा उसका सही जवाब होगा। बी का 2 यहाँ पर कई जगहों पर हो रहा है। आनंदवर्धन, ए का 1, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। मम्मट ने, ठीक, तो यहाँ पर जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। ऑलरेडी एक क्वेश्चन यूपी जीडीसी में आया हुआ है और हमारा प्रयास क्या है कि हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे आपका परिचय हो जाए। हो सकता है कि जो आयोग, चाहे एलटी की बात करें, जीआईसी की बात करें, जीडीसी की बात करें, तीनों परीक्षाओं के जो भी प्रश्न पत्र बनाने वाली टीम होगी वो एक ही टीम होगी। तो हम क्यों थोड़ा सा लापरवाही बरतें, ध्यान देकर जाएं। हमें क्या करना है कि एक क्वेश्चन हमें अधिक करना है, एक एक क्वेश्चन अधिक करने। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से यहां पर मिलान करना है। सप्तपर्णा, गीतिका, गुंजन, लहर, यहां पर रचनाओं का नाम है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी कवि। तो आप मिला सकते हैं आराम से, जैसे कि लहर, प्रसाद, 1 का 4 हो गया। 1 का 4 हम देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो रहा है। पंत का हो गया गुंजन, निराला का गीतिका, महादेवी वर्मा का सप्तपर्णा। देखिए सुमेलित में है, हो सकता है कि 1 लाइनर में क्वेश्चन आ जाए।
इनमें से एक बांगरू का व्यवहार क्षेत्र नहीं है। बांगरू, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस हिंदी के अंतर्गत है, इसका दूसरा नाम क्या है। ये सारी चीजें आएंगे तो आप खुद एरिया पता कर लेंगे। ठीक, तो आपको बतलाना है, चूंकि आप देख रहे हैं कि कई हैं इसमें जो कि खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। फर्रुखाबाद में नहीं है, आपको नहीं वाला बतलाना है। तो फर्रुखाबाद में आप देखेंगे कि वहां पर ब्रज भाषा इत्यादि का क्षेत्र है। सही जवाब हो गया ऑप्शन, ये सब बांगरू का है। ये जो करनाल हो गया, दिल्ली, रोहतक, जिसको कि हम एनसीआर बोलते हैं, एनसीआर। फर्रुखाबाद इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा अकर्मक क्रिया है? अकर्मक यानी कि जिसमें कोई कर्म न हो रहा, सोना, बोना, पढ़ना, फेंकना। तो अकर्मक किसमें हो रहा है? सोना, यानी कि जिसको कि हम स्लीप बोलते हैं, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, आदमी एक जगह लेटा हुआ है। लेकिन अगर कोई चीज आप बो रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो इसमें क्रिया हो रही है, फेंक रहे हैं तो इसमें भी क्रिया हो रही है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। आधुनिक हिंदी कहानी उद्देश्य, रचना शैली व टेक्निक की दृष्टि से एकदम बदल चुकी है। उसकी आत्मा भारतीय है पर वेशभूषा पाश्चात्य है। यह कथन किस विद्वान का है? यह भी हाल फिलहाल के परीक्षाओं में नया प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया गोपाल राय, नलिन बिलोचन शर्मा, नंद किशोर नवल, शिव कुमार शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव कुमार शर्मा। ध्यान रखना है कि आधुनिक हिंदी कहानी उद्देश्य, रचना शैली, टेक्निक की दृष्टि से बदल चुकी है। आत्मा उसकी भारतीय है पर जो वेशभूषा है वो पाश्चात्य है। ठीक जैसे आज के मनुष्य, हम लोग अपने को भारतीय बतलाते हैं लेकिन वेशभूषा एकदम से वेस्टर्न। तो कहीं कहीं कहानी को लेकर भी शिव कुमार शर्मा का मानना है कि यही रूप दिखलाई पड़ता है। शिव कुमार शर्मा आप देखेंगे, ज्यादा चर्चित नाम तो नहीं है लेकिन इस बार एग्जाम में इनसे सवाल पूछा गया है। इनके पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य। अगर आप पढ़ना चाहें तो गाइड नुमा पुस्तक है, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं। इससे आपका वन लाइनर भी तैयार हो रहा है। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी बोली हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी। तो आप देख रहे हैं कि आप इस प्रश्न के माध्यम से हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों से परिचित हो जा रहे हैं। इनमें से कभी भी घुमा फिरा कर सवाल आ सकते हैं। सवाल आएंगे कहां से? इन्हीं जगहों से सवाल आते हैं। बस आपको सावधानी रखना है, सतर्क रहना है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है, आप देख रहे हैं ए का 1 हो गया, फिर बी का 4, सी का 3 और डी का 2 हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मेरी कैलाश यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, चीणों पर चांदनी, यादें यूरोप की। अभी आप देखें कि यादें यूरोप की एक प्रश्न में और आया हुआ था, सुमेलित ही था, तुरंत आप मिला देंगे। चीणों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल साकृत्यायन। मेरी कैलाश यात्रा, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। अब हमें मिलान पर उतना इसमें बहुत मेहनत नहीं करना है, लेकिन यही प्रश्न वन लाइनर में आ जाएंगे। मान लीजिए आ गया कि मेरी कैलाश यात्रा और यही चारों विकल्प रहेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इस पक्ष से भी आपको देखना है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, अगर हम मिलान करें तो सी का 4 हो रहा है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी, 45 का डी हो रहा है। मिलान करने वाला प्रश्न है, लगता नहीं है दिल मेरा, मुड़ मुड़ के देखता हूं, जूठन अपने अपने पिंजरे। सेम वही पैटर्न है। आपको सुमेलित वाला तो आप कर लेंगे, लेकिन वन लाइनर में आपको ध्यान रखना है। वन लाइनर कई बार बहुत खतरनाक साबित हो जाते हैं। मुड़ मुड़ के देखता हूं, राजेंद्र यादव। जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री। अपने अपने पिंजरे,
मोहन नैमिषराय, मोहनदास नैमिषराय, इस तरीके से नाम है इनका। तो हम देखते हैं ए का 4, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द है पुर्तगाली, फारसी, संस्कृत, उर्दू। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द कैसे हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक, नीचे दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें ध्यान रखना है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। केवल और मात्र यहां पर है कि शब्द केवल संकेत मात्र है, गलत है। वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, उसके चाचा को लड़की हुई, इन दोनों में केवल यही अंतर है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी हो रहा है। इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा आपको 1 मिनट का समय लेना चाहिए, आराम से इसको पढ़ना चाहिए और फिर रंगना चाहिए आराम से। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश किस काव्य आंदोलन के प्रवर्तक हैं? हालावाद, नई कविता, प्रपद्यवाद, समकालीन कविता। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, प्रपद्यवाद। इसी तरीके से जैसे इन तीनों का नाम है, उसी तरीके से नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए नाम भी पूछे जाते हैं। तार सप्तक के सभी कवियों को आप एकदम से कंफर्म करके रखिए कि कौन किस सप्तक से जुड़ा हुआ है, कभी भी पूछा जा सकता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ उपन्यास है, दूसरे तरफ उपन्यासकार है। राग दरबारी, बलचनमा, रथ के पहिए, पानी के प्राचीर। तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, बलचनमा नागार्जुन, रथ के पहिए देवेंद्र सत्यार्थी, पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र। तो वन लाइनर के दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर हम मिलान करें 1 का 2 हो रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि, अभी हमने एक प्रश्न में देखा कि अर्धमागधी के अंतर्गत कौन आता है, लेकिन यहां पर देखिए सवाल बन गए घूम फिर कर। आप देख रहे हैं कि कम से कम 2% सवाल तो रिपीट होके आ रहे हैं प्रश्न पत्र में। अब इसमें भी अगर गलतियां हों और असावधानियां हों तो फिर कैंडिडेट पीछे ही जाएंगे। इसके लिए कोई टीचर भी कुछ नहीं कर सकता है और कोई अन्य माध्यम भी काम नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। तो अवधि किससे? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि अवधि पूर्वी हिंदी में है, पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी से है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। कादंबरी का काव्य रूप है, ऑप्शन दिया गया महाकाव्य, रूपक, गद्य कथा या चंपू। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि कादंबरी किसकी रचना है, ये किस काव्य रूप में है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, गद्य कथा है। जो भी विद्यार्थी संस्कृत साहित्य पढ़े होंगे उन्होंने कादंबरी को जरूर किसी न किसी रूप में पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कवि कुल गुरु किस रचनाकार को कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया वाल्मीकि, कालिदास, महर्षि व्यास, माघ। कवि कुल गुरु की उपाधि किस रचनाकार को दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कालिदास। जब हम संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं या व्याकरण पढ़ते हैं तो इसमें कुछ नए प्रश्न आने के चांस नहीं है, बल्कि अगर आप इस चैनल पर उपलब्ध हैंड रिटेन नोट्स को पढ़ लेंगे तो भी आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जो हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे वो निश्चित तौर पर उस हैंड रिटेन नोट्स को जरूर देखे होंगे। बाकी नए विद्यार्थियों के लिए हम उसके लिंक को लगा देंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि कालिदास को उपमा कालिदास से भी कहा गया है, यानी कि उपमा के लिए भी कालिदास जाने जाते हैं। और जब भी कवि कुलगुरु की बात होगी तो सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो है कालिदास। अगला प्रश्न है, विजय प्रशस्ति के रचनाकार का नाम है? भवभूति, श्रीहर्ष, दंडी, बाणभट्ट। तो विजय प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है या फिर हाल फिलहाल में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, श्रीहर्ष द्वारा लिखित है विजय प्रशस्ति। अगला प्रश्न है, दश कुमार चरित के रचयिता है? दंडी, वामन, भाम, मम्मट। दश कुमार चरित के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, दंडी। प्रिय विद्यार्थियों, दंडी एक ऐसे रचनाकार हैं जिनको कि आप संस्कृत साहित्य में भी पढ़ते हैं और साथ में काव्य शास्त्र में भी पढ़ते हैं। ठीक है, जब भी गुण की बात की जाती है, चाहे
दोष की बात की जाए, चाहे खासतौर से अलंकार की बात की जाए, तो वहां पर दंडी का नाम आता है। अगला प्रश्न है, गवाक्षर शब्द का संधि विच्छेद है। गवा धन अक्ष, गव धन अक्ष, गे धन अक्ष, गो धन अक्ष। तो यहाँ पर गवाक्ष शब्द का जो सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी है, गो धन अक्ष। क्या हो गया? गवाक्ष हो गया। आप सभी के लिए होमवर्क है या फिर अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने के लिए कि आखिरकार इसमें कौन सी संधि होगी। ठीक है, अगर साथ साथ आप ये भी दिमाग में रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए या फिर सही कूट का चयन करना है। यहाँ पर एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार है। हर्षचरितम, ऋतु संहार, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम। तो जैसे ही हमने रचनाओं का नाम लिया, आपके दिमाग में उनके रचनाकार जरूर आ रहे होंगे। हर्षचरितम, ये जो रचनाकार है वो कौन है? बाण भट्ट। शिशुपाल वधम माघ, ऋतु संहार कालिदास और नैषधि चरितम त्रिहर्ष। तो इस तरीके से जो कूट यहां पर बन रहा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगर आप मिलान करेंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें कुछ रचनाएं हैं जो कि सर्गों में विभाजित है और कुछ खंडों में है, तो इनकी विषय वस्तु के दृष्टिकोण से भी इनको आप देख सकते हैं। बाकी जब आप हैंड रिटेन नोट्स आप पढ़ेंगे और उसको हमने वीडियो फॉर्मेट में इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारी जानकारियां एक बैठक में आप हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम है। विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारम। यानी कि कार्तिकेय के जन्म से संबंधित कौन सी रचना है? तो जितनी भी रचनाएं दी गई हैं, सभी रचनाएं किसकी हैं? कालिदास द्वारा लिखित है। तो कार्तिकेय का संबंध किस रचना से है, इसको हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, कुमार संभवम। इसमें पार्वती जी के सौंदर्य का भी वर्णन है और ये जो महाकाव्य है लगभग सभी महाविद्यालयों या फिर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए, कालिदास की जितनी भी रचनाएं दी गई हैं, सभी के सर्ग अलग अलग हैं, तो कम से कम रचनाओं को देखते ही आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि इसमें कितने सर्ग हैं, या फिर अगर नाटक आए तो कितने अंक हैं। अगला प्रश्न है, राजपुरुष का समास विग्रह संस्कृत में है। राजाया पुरुष, राज्ञ पुरुष, राजपुरुष, राजस्य पुरुष। तो राजपुरुष यहाँ पर समास नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि विग्रह पूछा जा रहा है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, राज्ञ पुरुष। जो राजपुरुष हो उसको क्या बोलते हैं? राज्ञ पुरुष संस्कृत में। रस निष्पत्ति के सिद्धांत में भुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया है? ऐसे प्रश्नों को आप हिंदी में भी रख सकते हैं, संस्कृत में भी रख सकते हैं। बस जानकारी जरूरी है कि आखिरकार रस निष्पत्ति यानी रस सूत्रों की व्याख्या करते हुए, रस निष्पत्ति की बात करते हुए किसने भुक्तिवाद सिद्धांत दिया? ऑप्शन दिया गया है आचार्य शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। तो भुक्तिवाद, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें से 4 आचार्य हैं जिनके कि 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। एक आचार्य और है भट्ट लोलट। सभी ने अपने हिसाब से रस निष्पत्ति यानी रस सूत्र की व्याख्या की हुई है। तो हमने आप सभी को मौका दिया था कि आप बताइए कि भुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया है। का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, भट्टनायक ने दिया है। भट्टनायक का संबंध एक और सिद्धांत है साधारणीकरण, उससे भी है। इसको भी आगे के एग्जाम के दृष्टिकोण से आप अपने दिमाग में रखेंगे। किरातार्जुनीयम के संदर्भ में असत्य है। संस्कृत के बृहत्त्रयी महाकाव्यों में इसे स्थान प्राप्त है। इसका प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी का प्रयोग मिलता है। इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कुमार कार्तिकेय से हुआ था। यह एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो प्रश्न के अनुसार हमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कार्तिकेय से नहीं हुआ था, बल्कि शंकर से ही हुआ था। तो यहाँ पर कार्तिकेय का हमने जिक्र किया था कुमार संभवम में, लेकिन यहाँ पर जब हम किरातार्जुनीयम की बात करते हैं तो किरात वेशधारी कौन थे? शिव थे। तो इस तरीके से ऑप्शन गलत हो गया। बाकी अन्य जो ऑप्शन है
वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब बृहत्त्रयी की बात की जाए तो किरातार्जुनीयम का नाम आता है उसमें, और इस श्री शब्द से शुरुआत होती है, और अंतिम जो श्लोक है उसमें लक्ष्मी शब्द का प्रयोग मिलता है। और ये क्या है, महाकाव्य तो है, इसमें कुल कितने सर्ग हैं ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कितने सर्ग हैं? 4, 5, 6, 7। तो उत्तर रामचरितम, एक तो आपने पढ़ा रामचरितमानस जो कि तुलसीदास का रहा, लेकिन रामचरितमानस के बाद की जो स्थिति रही उत्तर रामचरितम कितने सर्ग में है ये हमें बताना है। यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, 7 सर्गों में है। इसको आप अंकों में भी समझ सकते हैं। और एक खास बात यह है कि इसमें करुण रस की प्रधानता है और ये भवभूति द्वारा लिखित ग्रंथ है। ठीक है, तो कई बार हिंदी के प्रश्न पत्र में भी पूछा जाता है और संस्कृत में तो ये है ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुवाद से रिलेटेड है। वह ब्राह्मणों को धन देता है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। स ब्राह्मणेभ्य धनम ददाति, स ब्राह्मणाय धनम ददाति, स ब्राह्मणान धनम ददाति, स ब्राह्मणेभ्य धनम अददात। तो ब्राह्मणों को धन देता है, इसका संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है, स ब्राह्मणेभ्य धनम ददाति, यानी कि वह ब्राह्मणों को, यहाँ पर बहुवचन है तो उसी हिसाब से रूप भी चला है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है, अभी हमने इसका जिक्र ही किया था, आपके दिमाग में आ गया होगा ऑप्शन बी, करुण रस। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, संस्कृत में शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ बगल में दिए गए हैं। गलत युग्म को हमें बताना है। निशारह का मतलब रजाई, तिरस्कम का मतलब यहां पर सिखा दिया हुआ है, उषरिक्षम का मतलब पगड़ी, उत्तरीय का मतलब चादर। तो जो युग्म गलत है ऑप्शन बी है, इसका मतलब भी पगड़ी ही होता है। ठीक, तिरस्कम। तो यहाँ पर संस्कृत के शब्दार्थ दिए गए थे और वैसे हम हिंदी में तो करते ही हैं, संस्कृत में भी यहाँ पर एक प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है, जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक साथ आता है? जगतो, जगदभ्याम, जगतः, जगदभि। तो वो कौन सा रूप है जो तीनों विभक्तियों में, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, 3 विभक्तियों में एक तरीके से रहता हो, वो कौन सा है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, जगदभ्याम। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? महाभाष्य, छांदोग्य उपनिषद, वाक्यपदी, अष्टाध्यायी। तो ये जो कथन दिया गया है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद से। ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन करिए। तो एक तरीके से इसको हमें अनुवाद ही करना है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौन सा कारक है, आपादान कारक है, तो उसी हिसाब से रूप चलेगा। वृक्षस्य पत्राणि पतन्ति, वृक्षेण पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षे पत्राणि पतन्ति। यहाँ पर देखिए पतन्ति ज्यादा बेहतर इस तरीके से माना जाता है, क्योंकि इस समय टाइपिंग इत्यादि हम करते हैं तो कुछ शब्द सरलीकरण रूप में आ जाते हैं, फिर भी हमें उनके भावों को समझना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। किस कवि की वाणी को नारिकेल फल के समान माना जाता है? घट करपर, भर्तृहरि, कालिदास, भारवी। तो नारिकेल फल के समान किसकी वाणी को माना जाता है? तो यहां पर इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, भारवी के बारे में बात कही गई कि इनकी वाणी नारिकेल फल के समान है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है मालती माधव, महावीर चरित, स्वप्न वासव दत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी नाटक दिए गए हैं खास कवि द्वारा लिखित नाटक है, अब राम के जीवन पर आधारित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, महावीर चरित। ठीक है, एक तरीके से आप देखें तो ये भास द्वारा लिखित सभी नाटक है। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन है?
तो 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से हमें गलत बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। अस्पृश्य, अस्पृश्यताम, अस्पृश्यतम, अपृश्यत, अस्पृश्यत। तो स्पर्श धातु आप एग्जाम से पहले जरूर एक बार सभी लकारों को ध्यान में रख कर जाएं। यहाँ पर लंग लकार पूछा गया है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी हो रहा है कि अस्पृश्यताम जो दिया गया है ये स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में गलत है। बाकी जितने भी हैं वो क्या है, सही है। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो अस्मद है, युष्मद है, ये सभी एग्जाम में घूम फिर कर पूछे जाते हैं। पंचमी विभक्ति के अनुसार कौन से रूप यहाँ पर गलत है उसे हमें बताना है। मत, अवाभ्याम, अस्मत्, अस्मभ्यम। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है, अस्मभ्यम गलत है। बाकी मत, अवाभ्याम, अस्मत् ये तीनों रूप क्या है यहाँ पर सही है। स्वस्त्री शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? स्वस्त्रे, स्वसु, स्वस्त्रिभ्याम, स्वस्त्रिभ्य। तो चतुर्थी विभक्ति के अनुसार कौन सा रूप गलत है हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी जो है वो गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए ये स्वस्त्री शब्द रूप के हिसाब से जो भी रूप चल रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति में सही है। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है। रघुवंश महाकाव्य आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसके रचयिता कौन है। इसमें सर्ग कितने हैं? ऑप्शन दिया गया 18, 19, 20, 21। तो रघुवंश महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 19 है। इसी तरीके से कुमार संभोम का भी आपको ध्यान रखना है, शिशुपाल बधम का ध्यान रखना है, किरातार्जुनियम का ध्यान रखना है। जितना आप ध्यान रखेंगे उतना आपकी तैयारी में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रारंभ भयते न खलु विघ्न भयेन निश्चय में कर्ता कौन है? चूंकि संस्कृत में जिस तरीके से हिंदी या फिर अंग्रेजी का नियम है, संस्कृत में उस तरीके का नियम नहीं है। कर्ता, कर्म, क्रिया इधर उधर भी हो सकता है। तो इसी आधार पर पूछा गया कि इसमें कर्ता कौन है इस वाक्य में। मध्या, उत्तमा, नीचे, साधारण। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन सी हो रहा है, नीचे जो है इसमें कर्ता है। गंगा हिमालय से निकलती है। जिस तरीके से ऊपर पूछा गया कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी है, गंगा हिमालय से निकलती है। के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। गंगा हिमालयो प्रभवती, गंगा हिमालयम प्रभवती, गंगा हिमालयेण प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। तो अलग हो रही है, तो यहां पर सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। दूतवाक्यम कृति के रचनाकार है। दूतवाक्यम कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया कालिदास, भास, भवभूति, भारवी। तो इसका जो यहां पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी, महाकवि भास। भास ने कई रचनाएं लिखी हुई हैं और आप देखेंगे कि इनसे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि भास से जरूर सवाल आएंगे जब हम टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार। तो काव्येषु नाटकम रम्यम मतलब पहले जमाने में नाटक को भी काव्य के अंतर्गत ही रखा जाता था। जब हम संस्कृत साहित्य की बात करें, यहां तक कि संस्कृत साहित्य शास्त्र की बात करें, तो नाटक को भी काव्य माना गया और काव्य में सबसे रम्य माना गया। तो किस कृति के कारण ये बात कही जा रही है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं? इसका जो चौथा अंक है वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हम सभी हिंदी की रचनाओं को पढ़ते हैं, तो जैसे साकेत पढ़ते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि नवा सर्ग इसका इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सुमेलित आधारित प्रश्न है, एक तरफ रचनाकार, दूसरी तरफ कृतियां हैं। साहित्य दर्पण, चंद्रालोक, काव्य प्रकाश, काव्यादर्श। तो हमें मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है उसको हम मिला लेते हैं। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, चंद्रालोक जयदेव, दंडी काव्यादर्श और मम्मट काव्य प्रकाश। तो यहां पर जब हम मिलान करेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है,
हम सही आंसर तो देख लिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि चंद्रालोक ग्रंथ का रीतिकालीन कवियों पर काफी प्रभाव पड़ा है। इसमें से एक ऐसा ग्रंथ है जिसपे कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ा हुआ है। आप सभी अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल वस्तुनिष्ठ संकलन पढ़ रहे होंगे तो उसमें जरूर एक क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा कि चंद्रालोक का प्रभाव रीतिकालीन किस ग्रंथ पर ज्यादा पड़ा हुआ है। अगर कोई विद्यार्थी कमेंट करना चाहे तो जरूर स्वागत रहेगा उनका, और अच्छा भी लगेगा कि आप सभी न सिर्फ बातों को मानते हैं बल्कि एकदम हुबहू उसका पालन करते हैं। अक्षरशः आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बता रहा है तो आपके भले के लिए और भविष्य के लिए ही बता रहा होगा। तो चंद्रालोक वाला आंसर हम प्रतीक्षा करेंगे, देखेंगे कि कौन बताता है। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव में किस रस की प्रमुखता है? अभी देखिए यहाँ पर सर्गों की संख्या नहीं पूछा गया बल्कि रस पूछ लिया गया। ऑप्शन दिया गया वीर, रौद्र, करुण, श्रृंगार। कुमार संभव में जैसा कि हमने बताया कि पार्वती के सौंदर्य का वर्णन किया गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, श्रृंगार।